मॉर्निंग क्लास। कल हमने विजय विमार और व्यापार के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आई थिंक मेरा वीडियो भी आप लोगों ने सुना होगा। आज उसी वीडियो से रिलेटेड मैं इस टॉपिक को फिर एक क्लियर करना चाह रहा हूँ नई तरीके से। ध्यान से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अरे ये बाबा, ये फिगर नहीं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। चीन और भारत जो आज युद्ध चल रहा है ना, बाइकॉट हो रहा है चाइना का। चाइना के मालों का बाइकॉट किया, बहिष्कार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चीन ने फिर वही धोखेबाजी की है। और जाहिर सी बात है, जो इंसान धोखा करता है ना, तो क्या करना पड़ता है, उसको वही सबक सिखाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, बौद्धिकता, अपने किस किताबों से कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। फिर ना बेटा किताबें, ये सारे के सारे अच्छे दिमाग से उड़ जाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं। चीन और भारत दो ऐसे देश थे जो 18वीं सदी के मध्य तक विश्व के सबसे धनवान देशों में गिने जाते थे। सोचिए, 18वीं सदी की बात हो रही है, यानी दो महाशक्ति, दो आर्थिक शक्तियाँ, महाशक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, आर्थिक शक्ति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आर्थिक। अंधेरा क्यों आ रहा है? देखिए, किसकी? दो आर्थिक महाशक्ति की बात हो रही है। आर्थिक शक्ति कौन? चीन और भारत। यानी चाइना की जो विस्तार, किसकी विस्तारवाद नीति है? विस्तारवाद की नीतियाँ कौन अपनाता है? चाइना। क्यों? क्योंकि वो अपने उत्पादन, जो अपना उत्पाद बढ़ाता है, उत्पादन जो करता है, उसको जो है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, सस्ते दामों में कई विश्व के देशों में, यूरोप, एशिया में भेजता है, हर देशों में भेजता है, और उससे करोड़ों अरबों रुपए, मिलियन डॉलर रुपए कमाता है और आर्थिक बनता है। भारत से इस समय पहले नंबर पे है। और उससे हथियार, है ना, क्या कह रहे हैं? हथियार खरीदता है, हथियार। ठीक है, क्यों हथियार खरीदता है? कई सारे हथियार बनाता है, खरीदता नहीं, बनाता है, और अपने सैनिकों को सुदृढ़ करता है। उसकी शक्तियों पर, उनकी शक्तियों के आधार पर कई देशों को धमकाता है और विस्तार करता है। ठीक है, तिब्बत में भी ध्यान है कि तिब्बत में उसने अपना विस्तार किया, आक्रमण किया, और तिब्बत ने संधि की, और आज तिब्बत पे किसका है अधिकार? चाइना का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस तिब्बत के जो 14वें धर्मगुरु थे, क्या नाम है? दलाई लामा। 14वें गुरु थे, धर्मगुरु दलाई लामा। जो भारत ने इनको क्या किया है? इनको नागरिकता दी है। नागरिकता तो दी, यानी शरणार्थी के तौर पर आज से 60 साल, आज से बोल रहा हूँ, कल उनकी 6 जुलाई को क्या थी? 6 जुलाई को जन्मदिन था, और 6 जुलाई को 25 साल के हो गए थे। वो 14 साल की उम्र में तिब्बत को छोड़कर भारत आ गए। तब से ये अब तक यहाँ रह रहे हैं, और भारत ने इनको सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, जो किसी एक धार्मिक व्यक्ति, सोशल वर्कर, समाज वर्कर, जो समाजशास्त्री होते हैं, कई क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की। और ये क्या करता है? भारत आर्थिक तो है, लेकिन ये विस्तार नहीं करता। ये कहता है कि जो हमारे पास है, हम उसी में ही खुश हैं, और इसी को हम प्रफुल्ल बनाएंगे, बढ़ा बनाएंगे, और अपने नागरिकों को सुदृढ़ करेंगे।
लेकिन ये अपने आर्थिक दम पर इस देश के आसपास की इस देश में भी, इस देश के आसपास कई देशों में भी अपनी वस्तुओं का क्या करता है, निर्यात करता है, ठीक है, आयात करता है। चलिए, आयात और निर्यात है क्या? यानी आयात करता होता है बेचना और निर्यात करता होता है मंगाना। भारत इससे निर्यात करता है, किससे? चाइना से, और चाइना इसको क्या करता है, आयात करता है। सेल किया चाइना ने भारत को, और भारत ने क्या किया, परचेस किया किससे, चीन से, यानी निर्यात किया। तो यहाँ पर क्या है कि बोला है कि 18वीं सदी से ही चीन और भारत जो है विश्व में के सबसे धनवान देशों में गिने जाते थे। एशिया के अन्य राष्ट्रों के अपेक्षा इन्हीं दो राष्ट्रों का व्यापारिक दृष्टि से वर्चस्व बना हुआ था। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार 15वीं सदी से चीन ने अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को कम करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप वह अलग थलग पड़ने लगा। चीन के व्यापारिक दृष्टि से कम होते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते हुए वर्चस्व के कारण यूरोप विश्व व्यापार का केंद्र बन गया। ठीक है, आगे यहाँ देखिए, गुलामों की खरीद फरोख्त। न्यू ऑर्लियंस एलास्टेड लंदन न्यू 1851 1851, यानी जो गुलाम थे, जो दास प्रथा चल रही थी भारत में भी और कई देशों में भी, क्या किया जाता था, खरीदा जाता था, उनसे जबरन काम कराया जाता था। ठीक है, कई देश, ऐसा नहीं है कि भारत तो नहीं कभी खरीदा गुलाम, क्योंकि भारत खुद गुलाम था, तो वो क्या बेचारा गुलाम करवाएगा, गुलामी करवाएगा किसी से। तो यहाँ से भी मजदूर जाते थे, कई देशों में काम करते थे, जबरन काम करवाया, पकड़ के ले गए, उठा के ले गए। ठीक है, और ये नीति कब हुई, जब प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने यहाँ के नागरिकों को लेकर गए और यूरोप में काम करवाया, लड़वाया। ठीक है, 19वीं सदी 1815 से 1914 तक, 19वीं शताब्दी संसार के सभी देशों के सामाजिक परिवर्तन की सदी कही जा सकती है, क्योंकि संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी कारकों ने संपूर्ण समाजों को बदल दिया। यही नहीं, वे संबंधी भी नए स्वरूप में सामने आने लगे। यानी ये क्या कह रहा है, इस पॉइंट को ध्यान देखिएगा, क्या बोला है कि सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी कारकों ने संपूर्ण समाजों को बदल दिया। यानी सभी देशों ने इन सभी का तो ध्यान दिया, लेकिन लोगों ने सांस्कृतिक का ध्यान नहीं दिया। आर्थिक तो थी ही, आर्थिक बढ़ोतरी हुई, राजनीति भी हुई। ठीक है, राजनीति क्या हो गई, सुदृढ़ तो हुई, लेकिन अंकुश लग गया उसमें, तानाशाही राजनीति होने लगी, जैसे कि चाइना करता है। चाइना के साथ साथ इंडोनेशिया भी करता है, कई ऐसे देश हैं, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे जबरन किया जाता है। ठीक है, सामाजिक और तकनीकी, सामाजिक भी हुआ और तकनीकी कारकों का भी संपूर्ण ज्ञान हुआ और समाज बदलने लगा। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों के अंतर्गत 3 प्रकार की गतियों या प्रवाहों की पहचान की है। पहली गतिविधि कौन सी थी, तकनीकी की भूमिका अदा करना। यानी क्या बोल रहा है ये कि पहला, वस्तुओं में, देखो, वस्तुओं में व्यापार का प्रवाह, वस्तु में व्यापार का प्रवाह मतलब प्रवाह करना होता है, बहना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का व्यापार करना होता है। जैसे विशेष रूप से कपड़े हुआ, गेहूँ। रोजगार की तलाश में लोगों के प्रवास के कारण श्रम का प्रवाह हुआ। लंबी दूरी वाले स्थानों, अल्प अवधि या दीर्घ अवधि के निवेशों के लिए पूंजी का प्रवाह होना। अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये तीनों प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और महत्वपूर्ण रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि इन प्रवाहों के बीच उपस्थित संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण क्या है, वस्तुओं अथवा पूंजी की आवाजाही की तुलना श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय ज़्यादा शर्तें और बंधन लगा दिए जाते थे। फिर भी हम इन तीनों प्रभावों का अध्ययन एक साथ करें तो 19वीं शताब्दी की विश्व अर्थव्यवस्था को भली प्रकार समझा जा सकता है। इसने क्या बोला है कि जो मजदूर हुआ करते थे, ठीक है, मजदूर हुआ करते थे, उनको, मजदूरों को तो किया गया, लेकिन कपड़ों का भी इन्होंने मांग खत्म कर दी। कपड़ों की मांग खत्म करने के साथ हमने मजदूरों को
क्या कर दिया, राधे ज़्यादा शर्तों के आधार पर आपको एक कपड़ा मिलेगा, एक खाना, और आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, यानी गुलाम बना देना। और गुलाम, जाहिर सी बात आपको पता होगा गुलाम किसे कहते हैं, कि जो हमारे नियंत्रण में, हमारा नियंत्रण उस पर अधिकतर हो, वो गुलाम हो गया, ठीक है, हमारे लिए कार्य करता हो, गुलाम हो गया। पहला, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। विश्व अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक रूप में खाद्य उत्पादन और उपभोक्ता के बदलते प्रतिरूप पर विचार करें तो सही होगा। यानी धीरे धीरे, जाहिर सी बात है, हमें विस्तारवाद, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। ये ऐसा नहीं कि भारत में जनसंख्या तो है, तो भारत में जनसंख्या तो है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं जो आज किसी व्यक्ति के पास एक समय 2 वक्त की रोटी खाने की नसीब नहीं होती है ना। यानी खाद्य आपूर्ति अधिनियम भी लागू किया गया, एफडीआई ने, सॉरी क्या है, एफसीआई ने, यानी एफसीआई, ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये होता है सार्वजनिक वितरण, जो आज राशन होता है, राशन पे बांटे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एफसीआई को ही कहा कि आप सभी राज्यों से क्या करें, गेहूं, दाल, चना सब कुछ खरीदें, और हमारी नीतियाँ क्या होगी कि उन व्यक्तियों के जिसके पास एक वक्त का खाना नहीं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन लोगों को ये खाना भोजन मुहैया कराया जाए। 2 रुपये 5 रुपये किलो, है ना। यानी क्या कहा गया है कि 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चना और 1 लीटर तेल, ऐसे तो कुछ है ना। तो यही मुहैया कराया गया, किसने, फूड कॉरपोरेशन इंडिया, किसके माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से। केंद्र सरकार ने तो दे दिया, अब राज्य सरकार की बारी होगी कि राज्य सरकार इसमें कितनी भूमिका निभाती है। राज्य सरकार की भी भूमिका होती है, लेकिन बेटा जो इसके नीचे जो बैठे होते हैं ना, सभासद, लेखपाल, जितने भी सब ये हैं, चुट्टू पुट्टू खाने पीने वाले, है ना, ये सब के सब मिले भगत होते हैं, और ये बेचारे, ये लोग गरीबों तक नहीं पहुंचने देते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, 18वीं सदी के अंतिम में दशक में ब्रिटेन की जनसंख्या में तेज गति से बढ़ोतरी होने लगी। परिणाम देश में भोजन की मांग में भी बढ़ोतरी हो गई। जैसे जैसे शहर फैलने लगे, वैसे वैसे उद्योगों में भी बढ़ोतरी हो गई। आगे कह रहा है, कृषि उत्पादों की मांग में भी बढ़ोतरी होती चली गई। इन कारण कृषि उत्पादन महंगे होने लगे। दूसरे और बड़े जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कॉर्न यानी मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को सामान्यतः कॉर्न लॉ, ध्यान रखना, प्रश्न आया था, पूछा जाता है, कॉर्न लॉ क्या है। कॉर्न लॉ यानी ब्रिटेन की सरकार के माध्यम से कॉर्न यानी मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाना ही क्या है, कॉर्न लॉ है, के नाम से जाना जाता है। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से ग्रस्त शहरी समुदायों और उद्योगपतियों ने सरकारों को विवश कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को तुरंत समाप्त कर दे। ठीक है, आज मैं इस टॉपिक को बस इतना ही रहने देता हूँ, आगे क्या कल पढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू, गुड डे।